हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। जैसा कि मैं आज स्टार्ट करने जा रही एक नया चैप्टर जिसका नाम क्या है, प्लांट किंगडम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हमने देखा था कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कि आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया, जिसमें हमने किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के बारे में पूरा डिटेल स्टडी वहाँ कर ली। अगले दो जो किंगडम उन्होंने बताए हैं, प्लांट किंगडम या इनको कहते हैं किंगडम प्लांटी, या फिर एनिमलिया जो एनिमल किंगडम है, इनके लिए एक अलग अलग चैप्टर बने हैं एनसीईआरटी में। तो जो हमारा चैप्टर है ये है प्लांट किंगडम। आज हम लोग देखेंगे कि प्लांट्स को किस तरीके से क्लासीफाई किया गया, कितने इसके डिवीज़न हुए, सारी चीज़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं। In the previous chapter, we look at the broad classification of the living organism under the system proposed by Whittaker 1969, wherein he suggested the 5 kingdom classification with Monera, Protista, Fungi, Animalia and Plantae. हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि ब्रॉड क्लासिफिकेशन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के हुए किसने दिया था, मतलब ज़्यादा एक्सेप्टेबल किसका माना गया, आर.एच. व्हिटेकर का। ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, अपना जितना उन्होंने अपने अपने टाइम पे जो उनको सही लगा उस अकॉर्डिंग उन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर दिया। बट ज़्यादा बोल सकते हैं एक्सेप्टेबल, सबको ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा जिसको माना गया वो आर.एच. व्हिटेकर थे। कब इन्होंने किया था? 1969 में किया था। 5 किंगडम थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया एंड प्लांटी। In this chapter, we will deal in the detail with further classification within the kingdom Plantae, popularly known as the plant kingdom. इस चैप्टर में हम लोग किंगडम प्लांटी के बारे में पढ़ेंगे, जिसको पॉपुलरली मतलब बहुत फेमस है ये वर्ड प्लांट किंगडम, इसको हम इस बोल सकते हैं। ठीक है, We must stress here our understanding of the plant kingdom has changed over the time. ठीक है, जब अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई धीरे धीरे, तो हमने प्लांट किंगडम को और चेंज किया। पहली बार प्लांट किंगडम को कौन लेके आया था, किसके क्लासिफिकेशन में प्लांट किंगडम जुड़ा था? वो थे कैरोलस लिनियस। जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किए थे, उन्होंने 2 ही चीज़ लाया था, 2 ही किंगडम था उनका। पहला था प्लांट किंगडम, दूसरा एनिमल किंगडम था। जिसके पास सेल वॉल था उसको रख दिया प्लांट में, और जिसके पास नहीं था उसको कहाँ रख दिया? एनिमल में रख दिया। जब धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बढ़ी साइंटिस्ट की, तो प्लांट किंगडम में बहुत सारे चेंजेस आए। अब देखते हैं कौन कौन से चेंजेस हैं। Fungi and the members of the Monera and Protista have cell wall have now been excluded from the Plantae, though earlier classification placed them in the same kingdom. ठीक है, अगर बात करते हैं फंजाई की, जो फंगस है उनके बारे में, और कुछ जो मेंबर हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा के, जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट है। हम जानते हैं फंगस का जो सेल वॉल होता है काइटिन का बना है, पॉलीसेकेराइड का है। जो मोनेरा में बैक्टीरिया है वो उसका किसका बना है? पेप्टोग्लाइकिन का बना हुआ है। प्रोटिस्टा में कुछ के पास सेल वॉल है जो सेलुलोज का बना हुआ है। ठीक है, लेकिन ये सब क्या है, इनको बाद में प्लांट किंगडम जिनको पहले इन तीनों को कहाँ रखा जा रहा था, जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन थे, प्लांट किंगडम के मेंबर्स के साथ रखे जा रहे थे। लेकिन अब इनको क्या कर दिया गया? बाहर निकाल दिया गया। एक्सक्लूडेड का मतलब बाहर निकालना होता है, जो कि पहले एक साथ रहते थे। किस बिहाफ पे रहते थे? क्योंकि इनके पास भी सेल वॉल पाया जाता था, बट सेल वॉल नॉट कंपोजिशन। कंपोजिशन को देखकर नहीं, बस सेल वॉल प्रेजेंट है। ठीक है, इनको कहाँ रख दिया गया था? अर्लियर क्लासिफिकेशन में 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात की जा रही है, इनको प्लांट में रख दिया गया था। आगे देखते हैं। सो द साइनोबैक्टीरिया, अब साइनोबैक्टीरिया के बारे में बात की जा रही है। दैट आर रिफर्स टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी आर नॉट एल्गी एनीमोर। जैसे कि जो साइनोबैक्टीरिया हैं किसके मेंबर हैं? ये मोनेरा के मेंबर हैं। जब मोनेरा के कुछ मेंबर्स को, प्रोटिस्टा के मेंबर्स को, फंजाई को पहले जब अर्लियर क्लासिफिकेशन था सेल वॉल के बिहाफ पे प्लांट किंगडम में रखा जा रहा था, तब ऐसा कहा जा रहा था कि जो साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, बट हम जान गए कि वो ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं है, वो एक बैक्टीरिया है। ठीक है, In this chapter we describe the algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperm, angiosperm under the Plantae. इस चैप्टर में जो किंगडम प्लांटी हैं उनका डिवीज़न हुआ है। ठीक है, डिवीज़न याद रखिए क्योंकि सेकंड कैटेगरी है। हमने पहले ही पढ़ा था, पहले चैप्टर में टेक्सोनॉमिकल हायरार्ची में डिवीज़न है प्लांट का। तो इसमें कौन कौन है? एल्गी हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जिसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Let us also look at the classification within the angiosperm to understand some of the concern that influence the classification system. ठीक है, इस चैप्टर में जो क्लासिफिकेशन किसका पढ़ेंगे हम लोग? एंजियोस्पर्म का पढ़ेंगे, जो फ्लावरिंग प्लांट है, मोस्ट डेवलप प्लांट है। ठीक है, जो एंजियोस्पर्म होते हैं सबसे ज़्यादा डेवलप प्लांट्स हैं, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो इन्फ्लुएंस करेगा हमें, प्रभावित करेगा हमें, इन्फ्लुएंस करेगा, ताकि हम क्लासिफिकेशन सिस्टम को पढ़ सकें, स्टडी कर सकें।
The earliest system of classification used only gross superficial morphological characters such as habit, color, number and shape of the leaf etc. जो सबसे अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन में किस में हो रहे हैं? अभी प्लांट में हो रहे हैं। किंगडम जो प्लांटी के मेंबर हैं उनमें भी क्लासिफिकेशन किया जा रहा है। जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन थी बस वो बाहर से चीज़ों को देखकर ही क्लासीफाई किया गया था, इसीलिए लिखा गया है कि ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। जैसे कि अगर किसी लीफ को देख रहे हैं तो उसका हैबिट क्या है, मतलब कि लीफ का अरेंजमेंट किस तरीके से है, एक ब्रांच पे कितनी लीफ है, किस तरीके से अरेंज है, ठीक है, अल्टरनेट फॉर्म में है, अपोजिट में है या होल में, कैसे अरेंज है वो अरेंजमेंट देखेंगे। कलर देखेंगे, लीफ का कलर कैसा है, नंबर कितना है, शेप कैसा है, ये लीव्स के लिए देखा गया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि जब अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन हुए तो उसमें जो सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिए गए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लीफ दिया गया है कि किस तरीके से लीफ का अरेंजमेंट है, कैसा शेप है, कितने नंबर में प्रेजेंट है, क्या कलर है, ये बोल सकते हैं इसी के बिहाफ पे यहाँ पे प्लांट्स को क्लासीफाई किया गया है। They were based mainly on vegetative character or on endoecium structure system by Linnaeus, ठीक है। जो ये क्लासिफिकेशन है इसको लीनियस ने दिया है, यहाँ पे नाम लिखा गया है, लेकिन जो ये लीव्स के बारे में बात की गई है, अरेंजमेंट के बारे में, कलर शेप जो भी बात की गई है, वेजिटेटिव कैरेक्टर है। लेकिन इसके अलावा जो एंड्रोशियम है ये कैसा है, बोल सकते हैं कि मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, फ्लावर्स में। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये सेक्शुअल कैरेक्टर भी लिया गया है यहाँ पे, कैसा सेक्शुअल कैरेक्टर भी यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। किसने दिया था? लीनियस ने दिया था। सच सिस्टम वेयर आर्टिफिशियल, इस सिस्टम को, ये जो क्लासिफिकेशन इसे बोलते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, ठीक है। दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सिंस दे वेयर बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है उनको सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया, किस पे, कुछ कैरेक्टर के अकॉर्डिंग कर दिया। वेजिटेटिव कैरेक्टर लिया है एक तरफ, दूसरी तरफ सेक्सुअल कैरेक्टर लिया है। वेजिटेटिव कैरेक्टर में फॉर एग्जांपल यहाँ पे लीव्स के बारे में दिया गया है कि किस तरीके से अरेंजमेंट है, कैसा कलर है, कैसा शेप है, ठीक है। तो ये सब क्या है, वेजिटेटिव कैरेक्टर है। और यहाँ पे सेक्सुअल कैरेक्टर भी लिया गया है, मीन्स रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर भी यहाँ पे लिया गया है, जिसकी वजह से जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है ये क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को भी क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर पा रहे हैं इन कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, ओके। Also the artificial system give equal weightage to vegetative and sexual characteristics, ठीक है। जो आर्टिफिशियल सिस्टम है ये क्या कर रहा है, दोनों कैरेक्टर को ले रहा है, चाहे वेजिटेटिव हो या फिर सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक हो, लेकिन दोनों को इक्वल वेटेज दे रहा है, दोनों को बराबर से इंपॉर्टेंस दे रहा है, ठीक है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो दैट ऑफन द वेजिटेटिव कैरेक्टर आर मोर इजली अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट। ये बात सही नहीं है। क्या सही नहीं है? जो वेजिटेटिव कैरेक्टर है और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है दोनों को बराबर से हम इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंज हुआ तो सबसे पहले वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लेकिन जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर है, जैसे कि रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर में क्या आ जाएगा, सीड है, फ्लावर है, ठीक है, ये सब हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए। लेकिन अगर पत्ती टूट गई, स्टेम टूट गया, ठीक है, ये सब बाहर के जो स्ट्रक्चर्स हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर के स्ट्रक्चर, अगर इन्वायरमेंट में थोड़ा भी चेंजेस हुआ तो ये क्या हो सकते हैं, ईजिली अफेक्ट हो सकते हैं। तो ये बात, ये क्या थी, गलत थी, जो कि इनका बोल सकते हैं डिमेरिट्स था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का। नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड क्लासिफिकेशन, जिसका नाम है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। एज अगेंस्ट दिस, ठीक है, जब ये बातें नहीं सही लगी, ठीक है, नेचुरल क्लासिफिकेशन क्यों आया, क्योंकि जब आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सही से क्लासीफाई नहीं कर पाया प्लांट्स को, तो फिर आया कौन, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। एज अगेंस्ट दिस द नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप विच वेयर बेस्ड ऑन नेचुरल अफिनिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड कंसीडर्ड नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर्स but also internal feature like ultra structure, anatomy, embryology and the phytochemistry. Such a classification for flowering plant was given by George Bentham and Joseph Dalton Hooker. देखिए यहाँ पे कि जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है ये इसलिए डेवलप्ड हुआ क्योंकि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सही से अपने आप को साबित नहीं कर पा रहा था। उसने गलती सबसे पहले यही कर दी कि वेजिटेटिव कैरेक्टर और सेक्सुअल कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दे दिया, जो कि गलत था। नेचुरल क्लासिफिकेशन में देखा जाता है कि जो नेचुरल अफिनिटीज़ हैं, मतलब कि जो नेचुरली सिमिलरिटीज़ हैं एक ऑर्गेनिज्म के बीच में, इसको कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा हमने देखा था कि जो
आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था, वहाँ पे बस एक्सटर्नल फीचर लिया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल फीचर्स के अलावा भी इंटरनल फीचर्स लिए जाएंगे, जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर में सेल का स्ट्रक्चर देखा जाएगा, एनाटॉमी, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर देखा जाएगा, एम्ब्रोलॉजी मतलब रिप्रोडक्शन देखेंगे, रिप्रोडक्शन का कैसे पूरा प्रोसेस है, क्या है, सब कुछ देखेंगे, फाइटोकेमिस्ट्री कि यहाँ पे कौन कौन सी केमिस्ट्री है, मीन्स कैसे केमिकल हैं, सब कुछ यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा, किसमें, नेचुरल क्लासिफिकेशन में। और ये जो क्लासिफिकेशन है किसके लिए है, फ्लावरिंग प्लांट के लिए है। फ्लावरिंग प्लांट का मतलब ये एंजियोस्पर्म के लिए है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसने दिया था, दो लोगों ने दिया था, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर ने दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि किसने दिया था और क्या क्या कैरेक्टर को कंसीडर किया था। इनका भी डेमेरिट्स यही था कि जो एंजियोस्पर्म में दो डिवीज़न होता है, ठीक है, एक हो जाएगा डाइकॉट्स, दूसरा हो जाएगा मोनोकॉट्स। इन्होंने क्या किया कि इनकी एक गलती ये थी जो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, बट मैं बता रही हूँ कि डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स के बीच में किसको रख दिया गया, जिम्नोस्पर्म को रख दिया गया, जो कि डेमेरिट्स था इनका। अब देखते हैं थर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम में। एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल। अभी प्रेजेंट के टाइम में जो फाइटोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है, नाम से ही लग रहा है कि यहाँ पे बोल सकते हैं इवोल्यूशन के बारे में, उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया जा रहा है। अभी प्रेजेंट में इसको ज़्यादा ही महत्व दिया जा रहा है। बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म की एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या रिश्ता है, ठीक है। क्यों दे पा रहे हैं, क्योंकि अगर फॉसिल हैं, बहुत सालों पहले फॉसिल्स अगर बचे हुए हैं, कहीं पे छिपे हुए हैं, तो उनका क्या किया जा रहा है, कार्बन डेटिंग करके उनसे पता लगाया जा रहा है कि किसके एंसेस्टर हैं, सब कुछ। तो ये किस में आ रहा है, ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में उसका पार्ट है। दिस अज्यूम दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम टेक्सा हैव कॉमन एंसेस्टर। ऐसा माना जाता है कि जो ऑर्गेनिज्म है सेम टेक्सा का मतलब सेम कैटेगरी के अगर हैं तो इसका मतलब उनके एंसेस्टर भी सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई प्लांट एक्स है, वाई है, जेड है, ये डिफरेंट प्लांट है, बट इनकी बोल सकते हैं इनके जो कॉमन एंसेस्टर, इनके एंसेस्टर सेम है। ये डिफरेंट प्लांट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पोटैटो है, ठीक है, ये ब्रिंजल हो गया, ये बोल सकते हैं कि ये मकोई हो गया, ठीक है। ये तीनों ही डिफरेंट प्लांट्स हैं, बट अगर इनकी कॉमन एंसेस्टर है तो इसका मतलब ये सेम कैटेगरी, इनकी फैमिली भी सेम है, सोलोनेसी फैमिली है, तो सेम टेक्सॉन या सेम बोल सकते हैं कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। We now use the information from many other sources to help resolve difficulty in classification। हमने ढेर सारे इंफॉर्मेशन निकाले हैं अदर सोर्सेज से, दूसरे स्रोत से, ताकि हमें जो ये डिफ़िकल्टीज हो रही हैं क्लासिफिकेशन करने में ईजी हो जाए। दिस बिकम मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन देयर इज़ नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस। ये तब इम्पॉर्टेंट हो जाएगा ऐसा करना हमारे लिए जब हमारे पास कोई भी फॉसिल फ्यूल नहीं है। तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये किसके एंसेस्टर हैं, हम कैसे पता कर सकते हैं, हम कोई भी रिलेशन नहीं निकाल पाएंगे। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन तभी एप्लीकेबल है जब हमें कोई फॉसिल मिल रहा है या थोड़ा बहुत कुछ सुराग मिल रहा है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि इनके ये एंसेस्टर है, कि ये जो प्रजाति है किससे मिल रही है, ठीक है। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे ये डिपेंडेंट है। इसीलिए हमारे लिए क्या होता है कि हम और भी इंफॉर्मेशन निकालें अलग अलग सोर्सेज से, ताकि हम और भी क्लासिफिकेशन को ईजी बना सकें। अब जैसे क्या होगा, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी आएगा, साइटो टेक्सोनॉमी आएगा, कीमो टेक्सोनॉमी आएगा, जिसके थ्रू हम और भी इंफॉर्मेशन को ईजिली स्टडी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, नाम से लग रहा है कि यहाँ पे नंबर्स, कोड्स, ये सब के बारे में बात होगा। Numerical taxonomy, which is now easily carried out by using computer, is based on all the observable characteristics। ठीक है, जो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है बहुत ज़्यादा इजी हो गया। कैसे इजी हो गया, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जो भी हम कैरेक्टर इजीली ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको क्या कर सके, स्टडी कर सके। नंबर्स एंड कोड्स आर असाइन टू ऑल द कैरेक्टर एंड द डाटा आर देन प्रोसेस्ड। ठीक है, जितने भी कैरेक्टर देखे जा रहे हैं, मान लीजिए कोई प्लांट है, लीफ है, ठीक है, लीफ का कैरेक्टर में क्या क्या आएगा कि लीफ कैसी है, क्या शेप है, सब कुछ जो डिफरेंट कैरेक्टर है उनको नंबर और कोड दिया गया है। नंबर का मतलब 1 2 3 नंबर्स दिए गए, कोड क्या है, इससे क्या होगा कि आप इजीली कैरेक्टर को क्या कर सके, उसका डाटा स्टोर करके प्रोसेस कर सके और इजीली स्टडी कर सके कंप्यूटर की हेल्प से। In this way, each character is given equal importance and the same time 100 of the character can be considered। इस तरीके से हम कैरेक्टर को क्या कर सकते हैं, इक्वल इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, क्योंकि हमने नंबर और कोड सबके लिए दिया। ऐसा कुछ नहीं है कि वेजिटेटिव कैरेक्टर कौन सा है, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर कौन सा है, सबको अलग नहीं किया। अगर लीफ भी है तो हमने उसको नंबर कोड दिया है, अगर एंड्रोसियम भी है तो हमने उसको नंबर कोड दिया है, अगर पिस्टिल भी है तो हमने उसको नंबर कोड दिया है। सब कुछ क्या किया है, हमने नंबर और कोड से असाइन कर दिया है कैरेक्टर को, जिसकी वजह से बहुत ईजी हो रहा है कि
दोनों ही वेजिटेटिव या फिर रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को इक्वल वेटेज देना, ठीक है। और एक बार में ही हम एक साथ ही 100 कैरेक्टर को एक साथ पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ईजी हो गया, किसकी वजह से? कंप्यूटर की वजह से हो गया। नेक्स्ट देखते हैं साइटोटैक्सोनॉमी। साइटो से लग रहा है कि हम लोग साइटोप्लाज्म के बारे में बात करेंगे, जो भी सेल है उसके अंदर की मटेरियल के बारे में बात करेंगे। देखिए, साइटोटैक्सोनॉमी दैट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर। अगर हम साइटोटैक्सोनॉमी की बात करते हैं तो हम लोग सेल के अंदर जो भी साइटोप्लाज्म है, ठीक है, उसमें क्या क्या जो प्रेजेंट है, जैसे क्रोमोसोम कितने नंबर में है, क्या है क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है। बिहेवियर में मतलब कि हम लोग सेल साइकिल, सेल डिवीजन में देखेंगे, बोल सकते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, ये सारे जो हैं बिहेवियर शो करते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। तो हम ये सब कहाँ स्टडी करेंगे? साइटोटैक्सोनॉमी में स्टडी करेंगे कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी क्रोमोसोम है कितने नंबर में है, स्ट्रक्चर क्या है, बिहेवियर क्या है, हम उससे पता करेंगे। एंड लास्ट कौन है? कीमोटैक्सोनॉमी। नाम से लग रहा है कीमो मतलब केमिकल होगा कुछ, तो इसमें देखते हैं कीमोटैक्सोनॉमी दैट यूजेस द केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट टू रिजॉल्व द कंफ्यूजन आर ऑल्सो बी टैक्सोनॉमिस्ट इन दीज डे, ठीक है। इस समय के जो टैक्सोनॉमिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं कि केमिकल के अंदर जो भी केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग भी क्लासीफाई कर रहे हैं। जैसे कि केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या हो सकता है कि कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, कौन सा कंपाउंड पाया जाता है प्लांट में जो कि कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, उसको क्या कर रहे हैं? रिजॉल्व कर रहे हैं। कौन? टैक्सोनॉमिस्ट, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन खत्म हो गया है। तो चलिए पहला जो डिवीजन है प्लांट किंगडम का या प्लांट किंगडम का वो कौन है? एल्गी है, उसके बारे में पढ़ते हैं। एल्गी इस समय रेनी सीजन है और हर जगह जहाँ पे भी पानी रुका हुआ है, जहाँ पे थोड़ा सा बोल सकते हैं कि मॉइस्चर है, वहाँ पे एल्गी बहुत ईजिली ग्रो कर रहे होंगे, ठीक है। तो एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग, सिंपल, थैलॉइड, ऑटोट्रॉपिक एंड लार्जली एक्वेटिक बोथ फ्रेश वाटर एंड मरीन ऑर्गेनिज्म। एल्गी कैसे हैं? क्लोरोफिल बियरिंग है, इनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है, सिंपल है। थाइलॉइड स्ट्रक्चर का मतलब कि इस तरीके का स्ट्रक्चर, इनके पास कोई भी ट्रू स्टेम, बोल सकते हैं नो ट्रू स्टेम, लीफ एंड रूट फाउंड, ठीक है। इनमें कोई भी ट्रू स्टेम, लीफ नहीं पाए जाते हैं। तो ये कैसे? थाइलॉइड लाइक स्ट्रक्चर है, जहाँ भी रहेंगे सबस्ट्रम जो सरफेस है उससे जुड़े होंगे, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक होंगे, सीधी सी बात है, जब क्लोरोफिल पाया जा रहा है तो खाना खुद बनाएंगे। एंड लार्जली ज़्यादा करके कहाँ मिल रहे हैं? एक्वेटिक इन्वायरमेंट में मिल रहे हैं, चाहे वो फ्रेश वाटर हो या मरीन पानी हो, ठीक है, मतलब साल्टी एरिया हो, वहाँ पे ये पाए जा रहे हैं। तो बहुत पहली लाइन जो है इसको समझिए कि क्लोरोफिल प्रेजेंट है। इसके अलावा सिंपल है, थाइलॉइड स्ट्रक्चर है, कोई भी इनमें ट्रू स्टेम, लीफ नहीं पाया जा रहा है, ऑटोट्रॉपिक है और ज़्यादा करके ये एक्वेटिक इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, चाहे वो मरीन इन्वायरमेंट हो या फ्रेश वाटर हो, ठीक है। दे अकर इन वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट, मॉइस्ट स्टोन, सॉयल एंड वुड। इसके अलावा और भी दूसरे जगह पे भी ये पाए जाते हैं, जैसे कि मॉइस्ट स्टोन है, कोई पत्थर है जिस पे नमी है वहाँ पे भी ग्रो कर जाएंगे। सॉयल में अगर नमी है, कोई अगर वुड रखा है, मिस लकड़ी रखा गया है, वहाँ पे अगर नमी है तो वहाँ पे भी ये ग्रो कर जाएंगे। सम ऑफ देम ऑल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई, लाइकेन एंड एनिमल एग्जाम्पल स्लॉथ बियर। कुछ क्या करते हैं? एसोसिएशन बनाते हैं, म्यूचुअल यहाँ पे रिलेशनशिप बनाते हैं, किसके साथ? अगर एल्गी किसके साथ मिल जाए? फंजाई के साथ मिल जाए तो क्या बना लेगा स्ट्रक्चर? लाइकेन बना लेगा। ये हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बहुत अच्छे से पढ़ा था लाइकेन के बारे में। अगर एनिमल की बॉडी पे ग्रो कर जाए, जो स्लॉथ बियर है, ये एक बोल सकते हैं कि ऐसे जानवर हैं जो बहुत ज़्यादा आलसी हैं, वाइट कलर के होते हैं, बहुत ज़्यादा आलसी हैं, बहुत ज़्यादा आलसी हैं, और इन्हीं की बॉडी के ऊपर, स्लॉथ बियर की बॉडी के ऊपर ढेर सारे एल्गी ग्रो कर जाते हैं। तो एल्गी हर जगह पाए जाएंगे, चाहे वो पानी हो, चाहे वो ज़मीन हो, बट कंडीशन ये है कि वहाँ पे मॉइस्चर रहना चाहिए, वहाँ पे छांव होना चाहिए, तब ये ग्रो करेंगे। ये अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना रहे किनके साथ? अगर ये फंजाई के साथ एल्गी मिल जाए तो लाइकेन बना देंगे, और अगर किसी एनिमल की बॉडी पे ग्रो कर रहे हो तो स्लॉथ बियर है। अब देखते हैं इनके फॉर्म और रेंज के बारे में। The form and range of the algae is highly variable, ranging from the colonial form like volvox and the filamentous form Eurythrix and Spirogyra। ठीक है, जो इनका फॉर्म है, रेंज है, मतलब ये छोटे भी हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा एरिया में फैले हो सकते हैं, ठीक है। और उनका साइज़ कैसा है, शेप कैसा है, इस पे देखिए कि बहुत डिफरेंट है, ठीक है। जैसे कि अगर ये कॉलोनीज बना के रह रहे हैं, अगर एल्गी ढेर सारे कॉलोनीज बना के रह रहे हैं तो उसका एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स दिया गया है, ठीक है। अगर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में है, फिलामेंट स्ट्रक्चर में, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में एल्गी इस तरीके से प्रेजेंट है तो हम उसका एग्जाम्पल बोल सकते हैं यूरोथ्रिक्स हो गया और स्पाइरोगायरा हो गया। तो जो वॉल्वॉक्स हो गया, यूरोथ्रिक्स हो गया, स्पाइरोगायरा हो गया, ये तीनों के तीनों हम बोल सकते हैं ये ग्रीन एल्गी हैं, ठीक है। ये कैसे हैं? ग्रीन एल्गी हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं
अ फ्यू ऑफ द मरीन फॉर्म सच एज स्केल्प्स फॉर्म अ मैसिव प्लांट बॉडी। ठीक है, अगर कुछ मरीन फॉर्म में जो सॉल्टी एरिया में रहते हैं वहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है केल्प्स, ये एल्गी है जो पूरे पानी में फैला हुआ होता है लगभग 100 मीटर तक। 100 मीटर तक ये पूरी तरीके से फैला होता है, मतलब कि कितना ज़्यादा बोल सकते हैं ब्रांच्ड है, कितना फ्यूजीफॉर्म स्ट्रक्चर इसका है, पूरे तरीके से फैला हुआ है, पूरा वाटर को ये कवर किया रहेगा 100 मीटर पे। ठीक है, आगे देखते हैं एल्गी में हम लोग रिप्रोडक्शन देखते हैं। एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। जो एल्गी है तीनों तरीके से रिप्रोडक्शन करता है, चाहे वेजिटेटिव हो, एसेक्सुअल हो, सेक्सुअल हो। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ये फ्रेगमेंटेशन से करता है कि मान लीजिए अगर एक एल्गी है, ये पार्ट है, यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट रहा है, यहाँ से टूट रहा है, तो हर एक फ्रेगमेंट से एक नई एल्गी की बॉडी बन जाएगी। ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू अ थैलस। हर फ्रेगमेंट क्या बनाएगा, एक नया थैलस बना देगा, एक नई एल्गी बना देगी। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर, द मोस्ट कॉमन बीइंग जू स्पोर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंट टाइप के स्पोर से बनते हैं, लेकिन सबसे कॉमन जो है वो जू स्पोर है। नाम से हमने जान गया कि जू मतलब एनिमल जैसा रिलेटेड, ऐसा नहीं सोचना ये मोटाइल है, बस ये सोचना। ठीक है, जू स्पोर जो होते हैं मोटाइल होते हैं क्योंकि इनके पास फ्लैजेला पाया जाता है। क्या होता है मैं बता रही हूँ कि जैसे एल्गी, फिलामेंटस जो एल्गी है उसमें जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं ना वो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। वो डिवाइड करते हैं, धीरे धीरे डिवाइड करते हैं, तो फिर इसी में क्या करते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स बनाते हैं इसी प्रोटोप्लाज्म में। ठीक है, तो उनके ऊपर क्या होता है, फ्लैजेला होता है, और इसी फ्लैजेला की मदद से क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। ठीक है, और फिर वहीं पे जर्मिनेट कर जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो जू स्पोर होते हैं ईजिली मोटाइल हैं, जिसकी वजह से ये प्रोटोप्लाज्म में जब बन जाते हैं, प्रोटोप्लाज्म जो डिवाइड होता है तो वहाँ पे जो उनका सैक है, स्ट्रक्चर है जिसका नाम है स्पोरेंजिया इसको बोलते हैं। ठीक है, वो उसकी जगह सैक है उसी में बनते हैं, और इसके बाद ये अपने फ्लैजेला के थ्रू दूसरी जगह पे क्या करते हैं, ईजिली मूव करके अपने आप को जर्मिनेट कर लेते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। दे आर फ्लैजिलेटेड मोटाइल एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइस न्यू प्लांट। ठीक है, ये फ्लैजिलेटेड है, मोटाइल है, फ्लैजिला पाया जाता है, जिसकी वजह से ये जहाँ पे भी गिरते हैं, जहाँ पे भी मॉइस्चर है, नमी है, वहाँ पे फिर से जर्मिनेट करके एक नया एल्गी बना देते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे फ्यूजन होता है मेल गैमेट का फीमेल गैमेट्स का। These gamete can be flagellated or similar in size. एग्जाम्पल जैसे यूरोथ्रिक्स है, नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल, बट साइज सिमिलर इन साइज इज स्पाइरोगैरा। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस। ठीक है, हमने देखा था मॉर्फोलॉजी, पहले एक बार देख लीजिए। जो मॉर्फोलॉजी होती है किसकी, गैमेट की, चाहे मेल हो या फीमेल हो। अगर सिमिलर दिख रहा है, अगर आप बाहर से देख के बता ही नहीं पा रहे कि दोनों ही मेल और फीमेल दोनों ही एक ही जैसे हैं, तो कैसे होगे, आइसोगैमस होगी। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, आइसोगैमस। ये मॉर्फोलॉजी पे है, मीन्स हम बाहर से देख के बता रहे हैं। अगर डिसिमिलर दिख रहे हैं, कोई छोटा है तो कोई बड़ा है, डिसिमिलर है तो एनाइसोगैमस ओगैमस हो सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि अगर गैमेट फ्लैजिलेटेड है, मीन्स उनमें फ्लैजिला पाया जा रहा है, लेकिन सिमिलर साइज में है, मतलब मेल और फीमेल क्या है, सिमिलर साइज में लेकिन फ्लैजिलेटेड है, तो ये आइसोगैमस तो है ही है, क्योंकि सिमिलर साइज में है, दोनों को हम देख के डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे कि मेल कौन है फीमेल कौन है, बट इनके पास फ्लैजिला जिसकी वजह से क्या है, मोटाइल है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन है, यूरोथ्रिक्स है। लेकिन अगर सिमिलर है साइज में मेल फीमेल, लेकिन इनमें कोई फ्लैजिला नहीं पाया जा रहा, सिमिलर है साइज में कोई फ्लैजिला नहीं पाया जा रहा, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन है, स्पाइरोगायरा है। ठीक है, इस वाले रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, आइसोगैमस की। मतलब यहाँ पे सिमिलरिटी है, हम बाहर से देख सकते हैं कि जो साइज है मेल और फीमेल का गैमेट्स का वो क्या है, सिमिलर है, बट फ्लैजिला अगर प्रेजेंट है मीन्स वो मोटाइल है, तो कैसे होंगे, यूरोथ्रिक्स होंगे उसका एग्जाम्पल। और नॉन मोटाइल है, कोई फ्लैजिला नहीं पाया जा रहा है, वो कैसे होंगे, उसका एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा। और दोनों ही क्या है, ग्रीन एल्गी है। नेक्स्ट चलते हैं, एनाइसोगैमस देखते हैं। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट डिसिमिलर इन साइज एज इन स्पीसीज ऑफ यूड्रीना, स्टर्म एंड आइसोगैमस। अगर साइज क्या है, छोटी है, ठीक है, ये बड़ी है, मतलब डिसिमिलर साइज है, कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, तो हम इसको कहाँ देख रहे हैं, किसके स्पीसीज में, यूड्रीना के स्पीसीज में। ये कैसे, एनाइसोगैमस है। ये दोनों मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं लगेगा, एनाइसोगैमस है। बट इनकी साइज एक की छोटी बड़ी होगी, यहाँ पे डिफरेंट साइज आपको देखने को मिल सकता है, या मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ओगैमस में, यहाँ पे साइज तो डिफरेंट होगा, बट यहाँ पे ये बात बहुत ज़्यादा मायने देगा कि यहाँ पे कौन मोटाइल है कौन नॉन मोटाइल है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा ओगैमस में।
फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमेट विथ अ स्मॉल, यहाँ पे छोटा है, स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट इस टर्म एज oogamous, एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स और फ्यूकस दिया गया है। इसमें क्या होता है, oogamous में भी डिसिमिलर साइज है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, बट यहाँ पे याद रखिए एक चीज़ है कि जो मेल है वो कैसा है, साइज में छोटा है, स्मॉल है, बट मोटाइल है। याद रखिएगा कि जो मेल होंगे वो स्मॉल होंगे गैमेट, बट ये कैसे होंगे, मोटाइल होंगे। इसके अलावा जो फीमेल है, जो फीमेल गैमेट है वो कैसी है, लार्ज है और नॉन मोटाइल है, स्टैटिक है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ लार्ज, और ये कैसी है, नॉन मोटाइल है ये, ठीक है, स्टैटिक है ये। तो इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे oogamous में डिसिमिलर साइज तो है, बट मेल कैसा होगा, छोटा होगा, मोटाइल होगा गैमेट, और जो फीमेल होगी वो लार्ज होगी बट स्टैटिक होगी, मीन्स कि वो नॉन मोटाइल होगी, ठीक है। इस तरीके के जो फ्यूज़न है इसको हम क्या बोलते हैं, oogamous बोलते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। वॉल्वॉक्स जो होता है ग्रीन एल्गी है ये, और फ्यूकस जो है इसको हम बोल सकते हैं ये ब्राउन एल्गी है। मैं अभी ये सब क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आगे आपको यही एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये वाला जो फॉर्म है ये कॉलोनियल फॉर्म है, ये वॉल्वॉक्स का है, ठीक है। ये वॉल्वॉक्स इस तरीके से रहता है। ये जो फिलामेंटस फॉर्म है ये है यूलोथ्रिक्स का फॉर्म है, ठीक है। और ऐसे ही स्पायरोगैरा भी रहता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए मिल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज। एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन वैरायटी ऑफ वे। एल्गी बहुत ज़्यादा ही यूजफुल है किसके लिए, इंसानों के लिए, बहुत डिफरेंट रास्ते में या डिफरेंट वे में। एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन द अर्थ इज कैरी आउट बाय द एल्गी थ्रू द फोटोसिंथेसिस। लगभग 50%, एटलीस्ट हाफ का मतलब हो गया लगभग 50% जो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन है अर्थ पे, कौन कराता है, एल्गी कराता है। किससे, फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2, जो भी इन्वायरमेंट में CO2 है प्लांट उसको लेते हैं, प्लस वाटर लेते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, यहाँ पे ग्लूकोज बनाएंगे और क्या निकालेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। तो जो एल्गी है लगभग 50% जो टोटल CO2 हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे अर्थ में है, प्रेजेंट है, वो एल्गी क्या करती है, फोटोसिंथेसिस की मदद से CO2 का फिक्सेशन कराती है और ऑक्सीजन को निकालती है। Being photosynthetic, they increase the level of dissolved oxygen in their immediate environment. ये फोटोसिंथेटिक करती हैं, मीन्स फोटोसिंथेसिस करती हैं, जिसकी वजह से जहाँ पे भी प्रेजेंट है, चाहे ये एक्वेटिक इन्वायरमेंट प्रेजेंट है या बोल सकते हैं टेरेस्ट्रियल एरिया पे प्रेजेंट है एल्गी, ये क्या करती है, वहीं पे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा देती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करती हैं और CO2 का क्या कराती है, फिक्सेशन कराती हैं, अपना खाना बनाएंगी और बोल सकते हैं ऑक्सीजन को निकालेंगी, ठीक है। They are paramount importance as primary producer of energy rich compound which form the basis of food cycle of all the aquatic animal. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैरामाउंट का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये जो प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, किसके लिए प्राइमरी प्रोड्यूसर है, जो एक्वेटिक, जो पानी में रहते हैं ऑर्गेनिज्म, उनके लिए कैसी है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है, ताकि एनर्जी रिच कंपाउंड को बना सके। और ये जो है ऑल जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, सारे जितने एक्वेटिक एनिमल, उनके फूड साइकिल में इनका बहुत बड़ा रोल है, किसका, एल्गी का। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मेनी स्पीसीज ऑफ द पोरिफेरा, लैमिनेरिया, सर्गसम आर एमंग द 70 स्पीसीज ऑफ द मरीन एल्गी यूज्ड एज फूड। बहुत ज़्यादा स्पीसीज, ढेर सारे स्पीसीज पोरिफेरा के, जो कि एक रेड एल्गी है, लैमिनेरिया, सर्गसम, ये दोनों कैसे हैं, ब्राउन एल्गी हैं, ये वाली रेड एल्गी हैं, ठीक है। इनके ढेर सारे स्पीसीज, लगभग 70 स्पीसीज जो होते हैं मरीन एल्गी के, ये इस्तेमाल किए जाते हैं खाने में, एज अ फूड इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। सर्टेन मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइट्स, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, एग्जाम्पल एल्जिन ब्राउन एल्गी एंड द कैराजिन रेड एल्गी विच आर यूज्ड कॉमर्शियली। कुछ मरीन फॉर्म जो बोल सकते हैं कि समुद्र में रहते हैं, ओशन में रहते हैं, जो मरीन फॉर्म वाले, जैसे कि उसमें ब्राउन और रेड एल्गी, नॉट ग्रीन एल्गी। याद रखिएगा कि सर्टेन जो मरीन ब्राउन और रेड एल्गी होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास कैपेसिटी होती है पानी को रोक के रखने की, ठीक है। तो वो कैसा काम कर रहे हैं, वो हाइड्रोकोलाइट्स की तरह काम कर रहे हैं, ताकि वो क्या करें, कोई भी सब्सटेंस है उसमें अगर हमें पानी को रोकना है तो उसको क्या करेंगे, होल्ड करके वाटर को रखेंगे। अगर एल्जिन है तो इसका मतलब ये ब्राउन एल्गी है, अगर कैराजिन है तो ये रेड एल्गी है। नहीं याद हो रहा है तो उसके लिए भी देखिए, एल्जिन ब्राउन है और यहाँ पे कैराजिन है, यहाँ पे आर है, तो इससे याद रखिए कि रेड एल्गी। इसका इस्तेमाल कॉमर्शियली किया जा रहा है। मान लीजिए कोई प्लांट है जो हम फॉरेन से लेके आ रहे हैं कहीं दूसरे कंट्री से इंडिया में, या इंडिया से कहीं फॉरेन में लेके जा रहे हैं, तो प्लांट तो सूख जाएगा। तो हम क्या करते हैं, प्लांट के साथ इन्हीं एल्गी की जो रूट्स हैं, जो प्लांट है
प्लांट का जो रूट है इन्हीं एल्गी के साथ क्या कर दिया जा रहा, बाइंड कर दिया जा रहा, ताकि ये जो एल्गी हैं, कौन, जो कुछ ब्राउन और रेड एल्गी हैं, ये क्या करती हैं, हाइड्रोकोलाइट्स अपने आप से निकालती हैं, जिसकी वजह से ये क्या करती हैं कि जो भी पानी है हमने दिया है वो क्या करेंगी, उसको होल्ड करके रखेंगी, प्लांट को सूखने से बचाएंगी। तो ये कौन होगा, वो जो सब्सटेंस होगा कौन होगा, एल्जिन होगा जो ब्राउन एल्गी है, और केराजिन जो होगा रेड एल्गी से निकलेगा। यही सब्सटेंस क्या करते हैं, पानी को रोक के होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं। और किस में हेल्प करेंगे, ट्रांसशिपमेंट में हेल्प करेंगे। मतलब कि हम कोई प्लांट्स को या कहीं भी ऐसे कोई लिविंग प्लांट्स को लेके जा रहे हैं दूसरी जगह, लेकिन वो सूखे ना, उससे बचाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं अगार। One of the commercial product obtained from the Xylidium and Glyceria are used to grow the microbe and in preparation of ice cream and jellies। जो अगार है एक कॉमर्शियल प्रोडक्ट है, ठीक है। इसका कॉमर्शियल प्रोडक्ट जो इस्तेमाल किया जा रहा है, कहाँ से निकाला गया, पहले देखिए अगार को, इसको निकाला गया जेलिडियम और ग्लिसेरिया, ये दोनों ही रेड एल्गी हैं। इनका जो प्रोडक्ट है किसका, जेलिडियम और ग्लिसेरिया का जो प्रोडक्ट कौन है, अगार है, जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है कॉमर्शियली, जैसे कि माइक्रोब्स को ग्रो कराने में। इससे आइसक्रीम बन रही है, जेलीज बन रही हैं। आइसक्रीम तो हर कोई खाया है, जेली तो हर कोई खाया है। तो जो हम लोग जेली और आइसक्रीम खाते हैं उनमें जो भी कॉमर्शियली प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है अगार, उसको कहाँ से निकाला गया है, रेड एल्गी से, जिसका नाम है जेलिडियम और ग्लिसेरिया से निकाला गया है। आगे देखते हैं क्लोरेरा, ए यूनिसेलुलर एल्गी रिच इन प्रोटीन यूज्ड एज द फूड सप्लीमेंट इवन बाय द स्पेस ट्रेवलर। अगर हम बात करते हैं क्लोरेरा की, ये यूनिसेलुलर एल्गी है, मतलब कि इसमें सिर्फ एक सेल है, इसको उठा के अब कहाँ रख दिया गया है, किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया गया है, ठीक है। इसके पास क्या है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो लोग भी स्पेस में ट्रेवल करने जाते हैं, जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, वो क्या करते हैं, फूड सप्लीमेंट के लिए इन्हीं को लेके जाते हैं। यहाँ से तो इतना सारा खाना तो लेके जाएंगे नहीं, तो उनको खाने के लिए, एनर्जी के लिए, प्रोटीन के लिए उनको क्या चाहिए, जैसे कि जो पहले से ज़्यादा, जिसके अंदर ज़्यादा प्रोटीन हो, जैसे कि क्लोरेरा हो गया और दूसरा हो गया स्पाइरुलिना। ये दोनों ही क्या हैं, यूनिसेलुलर एल्गी हैं, जो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटीन इनमें प्रेजेंट होता है, जो स्पेस में ट्रेवलर लेके अपने साथ जाते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं डिवीज़न किसका, एल्गी का। द एल्गी आर डिवाइडेड इंटू 3 मेन क्लासेस, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। एल्गी 3 क्लासेस में डिवाइडेड हैं, किसके बेसिस पे, पिगमेंट के बेसिस पे। याद रखिएगा, पिगमेंट के बेसिस पे 3 क्लासेस है। क्लोरोफाइसी को हम लोग ग्रीन एल्गी कहते हैं, फियोफाइसी को ब्राउन कहते हैं, रोडोफाइसी को रेड एल्गी कहते हैं। अब चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। क्लोरोफाइसी, नाम से ही लग रहा है कि ये इनका कलर जैसे लग रहा है क्लोरोफिल से रिलेटेड है, तो इनमें यही सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्लोरोफाइसी, द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड एज ग्रीन एल्गी। जो भी मेंबर होंगे क्लोरोफाइसी को हम उन्हें क्या कहेंगे, ग्रीन एल्गी कहेंगे। द प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। जो भी एल्गी इससे बिलोंग करेंगे, क्लोरोफाइसी के जो भी मेंबर होंगे, या तो यूनिसेलुलर होंगे, उनकी बॉडी में एक सेल होगा, या तो कॉलोनीज के फॉर्म में होंगे। कॉलोनीज के फॉर्म में कौन होगा, वॉल्वॉक्स होगा। फिलामेंट्स के फॉर्म में कौन होंगे, यहाँ पे यूलोथ्रिक्स होंगे, और कौन होंगे, स्पाइरोगायरा प्रेजेंट होंगे। अगर यूनिसेलुलर की बात करते हैं तो क्लैम्नोडोमनास प्रेजेंट होंगे, ठीक है। यहाँ पे तीनों फॉर्म के एग्जाम्पल भी यहाँ पे साथ में दिए, जैसे कि यूनिसेलुलर है तो क्लैम्नोडोमनास, कॉलोनियल में कौन है तो वॉल्वॉक्स हो गया, फिलामेंटस कौन है, यहाँ पे देखिए यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा प्रेजेंट है, एक सीक्वेंस में दिया गया है। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए और बी। ये देखने में आपको घास की तरह दिखेंगे, मतलब ये हरे हैं क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल ए और बी का पिगमेंट पाया जाता है ज़्यादा। द पिगमेंट आर लोकलाइज्ड इन अ डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट। जो भी ये पिगमेंट है, क्लोरोफिल का जो पिगमेंट ए और बी है, ए और बी जो क्लोरोफिल का पिगमेंट है कहाँ पे है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है। द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्क्वाइड, प्लेट लाइट, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल और रिबन शेप इन डिफरेंट स्पीसीज। जो क्लोरोप्लास्ट का वेरिएशन आपको यहाँ पे, जो क्लोरोप्लास्ट का जो शेप है आपको यहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट देखने को मिलेंगे। डिस्क्वाइड लाइक होगा, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होगा इस तरीके से, ठीक है, रेटिकुलेट स्ट्रक्चर होगा इस तरीके से, पूरी तरीके से जालनुमा स्ट्रक्चर होगा, कप लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, स्पाइरल शेप स्ट्रक्चर होगा, रिबन लाइक स्ट्रक्चर होगा। डिफरेंट ये शेप है किसके, क्लोरोप्लास्ट के हैं, और डिफरेंट स्पीसीज के अंदर प्रेजेंट होंगे। मोस्ट ऑफ द मेंबर हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी कॉल्ड पेरिनॉइड्स लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। ज़्यादा करके जो मेंबर है, एक या एक से ज़्यादा उनके पास स्टोरेज बॉडी है। स्टोरेज बॉडी क्यों है, क्योंकि ये जो खाना बनाएंगे उसको स्टोर करके रख सके अपने बॉडी में, ठीक है। तो जो ज़्यादा करके जो मेंबर है क्लोरोफाइसी के, उनके पास एक या एक से ज़्यादा स्टोरेज बॉडी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिनॉइड्स बोलते हैं, जो कहाँ प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये पेरिनॉइड्स क्या होते हैं,
पेरिनॉइड्स कंटेन द प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। जो पेरिनॉइड्स होते हैं बीच में क्या होगा, प्रोटीन होगा और साइड साइड में स्टार्च होंगे। जो कोर होगा वो किसका बना है, प्रोटीन का बना है इस तरीके से, ठीक है। और जो साइड साइड में जो सीथ है ये पूरी, ठीक है, कवरिंग है किसकी है, कि हम बोल सकते हैं कि स्टार्च की है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पेरिनॉइड्स बोलते हैं, जो कि एक स्टोरेज बॉडी है। मीन्स इसमें खाना स्टोर करके एल्गी कहाँ रखते हैं, अपने क्लोरोप्लास्ट में रखते हैं इस पेरिनॉइड्स को। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। कुछ एल्गी ऐसे भी होती हैं कि खाने को ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में स्टोर करके कहाँ रख लेती है, अपने साइटोप्लाज्म में रख लेती हैं फ्रीली। ओके, एल्गी, ग्रीन एल्गी की बात की गई है। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड द आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। अब ये एल्गी है, प्लांट के मेंबर है, तो सबके पास क्या होगा, सेल वॉल होगा। अगर हम बात करते हैं क्लोरोफाइसी के मेंबर जो ग्रीन एल्गी हैं, इनके पास जो सेल वॉल है वो कैसा है, हार्ड है, रिजिड है। अगर बाहर की तरफ की बात करेंगे, जो आउटर सरफेस की तरफ जो होगा वो किससे बना हुआ है, आउटर सर्कल पेक्टोज से बना हुआ है। और जो अंदर की तरफ है, इनर साइड है, मतलब साइटोप्लाज्म की तरफ है, वो किससे बना हुआ है, सेलुलोज से बना हुआ है। तो याद रखिएगा कि जो एल्गी है, ग्रीन एल्गी में, उनका जो सेल वॉल है बहुत ज़्यादा हार्ड है, रिजिड है। बाहर की तरफ किससे बना हुआ है, पेक्टोज, या हम इसको लिख सकते हैं पेक्टिन। ओके, इसको हम लिख सकते हैं पेक्टिन, लिख सकते हैं इस तरीके से। और अगर इनर की साइड पूछेंगे तो ये सेलुलोज से बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। अगर ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो फ्रेगमेंटेशन से करेंगे, छोटे छोटे फ्रेगमेंट टूट गए और नए सारे एल्गी बन गए, ढेर सारे थैलाइड्स बन गए। या डिफरेंट टाइप की स्पोर से भी कर सकते हैं। Asexual reproduction is by the flagellated zoospore produced by zoosporangia। अगर हम बात करते हैं asexual reproduction की, तो ये किससे करेंगे, जो फ्लैजिलेटेड स्पोर थे, जूस्पोर थे, जो कहाँ प्रोड्यूस हो रहे थे, जूस्पोरेंजिया में प्रोड्यूस हो रहे थे, उससे क्या करेंगे, asexual रिप्रोडक्शन करेंगे। क्योंकि ये मोटाइल है, इनके पास क्या पाया जा रहा है, फ्लैजिला पाया जा रहा है, ये asexual स्पोर है। The sexual reproduction show considerable variation in type and the formation of sex cell and it may be isogamous, anisogamous, ogamous। अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ पे आपको ढेर सारी वेरिएशन देखने को मिल रहा है डिफरेंट टाइप का। और यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे सेक्स सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि आइसोगैमस हो सकते हैं, एनाइसोगैमस, ओगैमस। मतलब कि यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप की मार्फोलॉजी थे, हमने देख के पहचान ले रहे हैं। अगर हम मान लीजिए मेल और फीमेल गैमेट को अगर हम पहचान ले रहे हैं, सिमिलर हैं, ठीक है, किसमें, साइज में। हम साइज में ही मॉर्फोलॉजी देखते हैं मेल या फीमेल गैमेट का, तो वो क्या होंगे, आइसोगैमस होंगे। अगर डिफरेंट है, छोटे बड़े हैं, फ्लैजिलेटेड, नॉन फ्लैजिलेटेड है, ये कोई मायने नहीं देता है, तो एनाइसोगैमस। लेकिन ओगैमस में क्या होगा, जो मेल होगा वो स्मॉल होगा, मोटाइल होगा। फीमेल कैसी होगी, लार्ज होगी बट नॉन मोटाइल होगी, ठीक है। कुछ कॉमन एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि सम commonly found green algae are Chlamydomonas, Volvox, Eleutheryx, Spirogyra and Cara। ये क्या है, बोल सकते हैं कि पूरे क्लोरोफाइसी के मेंबर हैं, ये ग्रीन एल्गी हैं। क्लैमिडोमोनास कैसे हैं, यूनिसेलर होते हैं। वॉल्वॉक्स कॉलोनियल है। यूरेथ्रिक्स और स्पायरोगायरा जो होते हैं ये थ्रेड लाइक होते हैं, फिलामेंटस फॉर्म है। कारा जो होता है मडी एरिया में ही पाए जाते हैं, थोड़ा सा ये बोल सकते हैं थोड़ी सी ब्रांचिंग इनमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन में, तो क्लैमिडोमोनास में एनाइसोगैमस होता है। वॉल्वॉक्स कॉलोनियन वाला था, इनमें होता है ओगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन। अगर हम बात करते हैं यूरेथ्रिक्स का, तो यूरेथ्रिक्स में जो होता है आइसोगैमस का होता है, बट इनके जो गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, क्योंकि इनके पास फ्लैजिला पाया जाता है। मेल और फीमेल दोनों ही मोटाइल होंगे गैमेट्स, उनमें फ्लैजिला पाया जाता है बट आइसोगैमस होंगे। स्पायरोगैरा की बात करते हैं, इनके भी जो मेल और फीमेल गैमेट होते हैं वो क्या होते हैं, सेम साइज के होते हैं, ठीक है। वो सेम साइज के होते हैं बट नॉन मोटाइल होते हैं, कोई फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। तो ये दोनों ही क्या हो गए, आइसोगैमस हो गए। नेक्स्ट चलते हैं आगे, फियोफाइसी। फियोफाइसी को हम लोग कॉमनली ब्राउन एल्गी भी कहते हैं। द मेंबर ऑफ फियोफाइसी और ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमरली इन द मरीन हैबिटेट, ठीक है। जो मेंबर है फियोफाइसी के मीन्स ब्राउन एल्गी के, इनको अगर आपको देखना हो कहाँ प्रेजेंट है, तो ये सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे मरीन हैबिटेट में, साल्टी एरिया में पाए जाएंगे। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। इनमें क्या है, आपको ढेर सारी वेरिएशन, डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे साइज में और इनके फॉर्म में, कि किस तरीके के हैं, फिलामेंटस हैं या ब्रांच्ड हैं, सिंपल हैं, कैसे, ये क्या है, फॉर्म है। और साइज छोटे हैं, बड़े हैं, कि पूरा 100 मीटर तक फैले हुए हैं, इन्हीं में हम देखेंगे। They range from simple branch filamentous form ectocarpus to fusely branched form represented by kelp which reach a height of 100 मीटर। इनमें आपको देखिए वेरिएशन देखने को मिल गया, रेंज देखिए
अगर हम बात करते हैं सिंपल ब्रांच, जो सिंपली ब्रांच्ड है फिलामेंटस फॉर्म है, वो कौन है? एक्टोकार्पस है, जो एकदम सिंपल है, ब्रांच्ड है, फिलामेंट्स फॉर्म है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर हम लोग फ्यूजली मतलब कि पूरी तरीके से जिसमें डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, पूरी तरीके से क्या है, फ्यूजली फैले हुए हैं, पूरा एकदम ब्रांच्ड पूरा फैला हुआ है, तो किसका एग्जाम्पल है? केल्प का एग्जाम्पल है। अगर हम इसको पानी से निकाल के अगर इसे हम सीधा स्ट्रेट खड़ा करें तो लगभग 100 मीटर तक इसकी हाइट जाएगी। तो आप सिंपल से भी देख सकते हैं, सिंपल में फिलामेंटस में जो कौन है ब्रांच, ये है एक्टोकार्पस। अगर फ्यूजली में देखेंगे ब्रांचिंग दोनों में पाई जा रही है, इसमें भी ब्रांच्ड है, ये भी ब्रांच्ड है, लेकिन पूरा फैला हुआ है 100 मीटर तक पूरा, तो वो केल्प होंगे। ठीक है, एक ट्रिक आपको देनी हूँ, फ्यूज, याद रखिए फ्यूज। एफ फॉर फिलामेंटस एल्गी। अब फिलामेंटस एल्गी कौन कौन होंगे? यूरोथ्रिक्स होंगे, स्पायरोगैरा होंगे और एक्टोकार्पस होंगे। ठीक है, ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम कभी कभी भूल जाते हैं कि कौन सा फिलामेंटस है, कौन सा कॉलोनियल है, कौन यूनिसेलुलर है, तो हम भूल जाते हैं। तो इसका ट्रिक यही है, फ्यूज से याद करिएगा। एफ फॉर फिलामेंटस एल्गी होंगे, यू फॉर यूरोथ्रिक्स जो कि ग्रीन एल्गी हैं, एस फॉर स्पायरोगैरा ग्रीन एल्गी है, और ई फॉर एक्टोकार्पस जो कि ब्राउन एल्गी है, फिलामेंटस फॉर्म में है। नेक्स्ट देखते हैं, दे पॉजेस क्लोरोफिल ए सी कैटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल। इनके पास क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है, बहुत सीक्वेंस में है। अगर क्लोरोफाइसे की बात करेंगे वहाँ पे ए और बी पाया जाएगा, फियोफाइसे की बात करेंगे क्लोरोफिल ए और सी पाया जाएगा, और हम अगर रोडोफाइसे की बात करेंगे रेड एल्गी में, वहाँ पे ए और डी पाया जाएगा। बहुत सीक्वेंस में है, ए सब में प्रेजेंट होंगे, बस बी सी डी ऐसा चेंज होगा। ठीक है, इसके अलावा कैटिनाइड्स पाए जाएंगे और ज़ैंथोफिल। कैटिनाइड्स जो पिगमेंट है, गाजर जो हर किसी ने खाया, उसका जो कलर है ऑरेंज कलर, इसी की वजह से आता है। ठीक है, दे वेरी इन कलर फ्रॉम ओलाइव ग्रीन टू वेरियस शेडेड ऑफ द ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ द ज़ैंथोफिल पिगमेंट फ्यूकोजैंथिन प्रेजेंट इन देम। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि इनमें डिफरेंट कलर के शेड्स देखने को मिलते हैं। या तो बोल सकते हैं ये जो कलर आप देख रहे हैं, ये कलर इस कलर के भी हो सकते हैं, ओलाइव ग्रीन जैसे बहुत हल्का सा ग्रीन हो, या वेरी शेडेड ब्राउन कलर में भी आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, ऐसा कलर क्यों आ रहा है? क्योंकि कितना अमाउंट प्रेजेंट है कौन से पिगमेंट का? ज़ैंथोफिल का। और इसके अलावा फ्यूकोजैंथिन का अमाउंट अगर कम है इन दोनों का, तो इसका मतलब ये बहुत ओलाइव ग्रीन होंगे। अगर ज़्यादा प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये ब्राउन कलर में ज़्यादा है। ठीक है, तो इनके अमाउंट पे डिपेंड करता है, ज़ैंथोफिल पिगमेंट पे, फ्यूकोजैंथिन पिगमेंट पे ही डिपेंड करता है कि जो ये ब्राउन एल्गी है कितना ज़्यादा डार्क है, कितना ज़्यादा लाइट है कलर में। ओके, आगे देखते हैं। फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरिन एंड और मैनिटॉल। खाना इसमें किस फॉर्म में स्टोर होगा? जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो कहाँ स्टोर हो रहा है? यहाँ पे देखिए, लैमिनेरिन और मैनिटॉल। यहाँ पे लेमिनेरिया नहीं दिया गया है। लेमिनेरिया जो है फियोफाइसिया ब्राउन एल्गी के मेंबर है यहाँ पे एग्जाम्पल में, लेकिन यहाँ पे ये क्या है? स्टोरेज बॉडी है। ठीक है, खाना इसी के फॉर्म में यहीं पे स्टोर होता है। तो याद रखिएगा कि ये लेमिनेरिया जो है ये मेंबर हैं फियोफाइसी के ब्राउन एल्गी के, लेकिन जो लेमिनेरिन है ये क्या है? यहाँ स्टोरेज बॉडी है, यहाँ पे खाना स्टोर होके रहता है लेमिनेरिन और मैनिटॉल में। The vegetative cell have cellulosic cell wall usually covered on the outside by a genetious coating of algae। ये ब्राउन एल्गी हैं तो इनमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होंगे। सेल वॉल किसके बने हुए? सेलुलोज के बने हुए। लेकिन मान लीजिए ब्राउन एल्गी है, यहाँ पे सेल वॉल बन गया है किसका? सेलुलोज का सेल वॉल है, लेकिन इसके ऊपर भी कवरिंग जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। ये पानी में है मोस्टली, ये कहाँ है? एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, मरीन इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, तो इनके ऊपर क्या है? बाहर की जेनेटिसिस कवरिंग होगी, इससे हम क्या बोलेंगे? एल्जिन बोलेंगे। ठीक है, एल्जिन बोलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रोटोप्लाज्म, जो प्रोटोप्लास्ट है, कंटेन इन एडिशन द प्लास्टिड इज सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। ठीक है, जो प्रोटोप्लास्ट है उसके पास सारी चीज़ें तो हैं, इसके अलावा प्लास्टिड प्रेजेंट है। ठीक है, प्लास्टिड मतलब क्लोरोप्लास्ट, और सेंट्रली लोकेटेड यहाँ पे इस तरीके से वैक्यूल प्रेजेंट है और न्यूक्लियस प्रेजेंट है। किसमें? ब्राउन एल्गी में। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू द सब्सटेंस बाय द होल्ड फास्ट एंड द स्टॉक द स्टाइप एंड द लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन फॉन्ड। ठीक है, जो प्लांट बॉडी है इसके 3 पार्ट हैं। पहला कौन है? होल्ड फास्ट है, जो क्या कर रहा है? जमीन से जो भी सब्सटेंस है उससे जोड़ के रख रहा है, मतलब जैसे रूट लाइक काम कर रहा है। बट ये ट्रू रूट इनमें पाए नहीं जाते हैं एल्गी में, ना ही स्टेम पाए जाते हैं ट्रू, ना ही लीफ पाए जाते हैं, तो कोई तो काम करेगा रूट जैसा। तो जो होल्ड फास्ट होंगे, इनके जो प्लांट बॉडी है उनको क्या करेंगे? जमीन से जो भी सरफेस एरिया उससे क्या करेंगे? पकड़ के रखने में हेल्प करेंगे। फिर इस तरीके से हो गया, ये कौन हो गया? होल्ड फास्ट हो गया, जो क्या करेगा? सब्सटेंस से जोड़ के रख रहा है। ठीक है, फिर बाहर इस तरीके से, अब देखिए ये तो पूरा एरिया सरफेस पे, अब देखिए थोड़ा सा ये प्लांट अप हुआ मतलब बढ़ा, तो यहाँ पे जो ये स्टाइप है
स्टाइप या स्टॉक इसको बोलते हैं। फिर इनमें कुछ फ्रॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर होंगे, मान लीजिए फ्रॉन्ड जो लीफ की तरह काम करेंगे। ये लीफ तो नहीं है बट ये स्टेम की तरह, जो स्टाइप है ये लीफ के स्टेम की तरह काम कर रहा है, लेकिन जो फ्रॉन्ड है ये किसकी तरह काम कर रहा है, फोटोसिंथेसिस करके लीफ की तरह काम कर रहा है। तो एक बार फिर से देखिए, होल्ड फास्ट क्या करेगा, रूट की तरह काम करेगा, ठीक है, जमीन से या सरफेस से जोड़ के रखेगा। जो स्टॉक होगा, जो स्टाइप होगा, वो स्टेम की तरह काम करेगा, ठीक है, स्टाइप। लेकिन जो बाहर है फॉन्ड क्या कर रहा है, ये खाना बना रहा है, ये लीफ की तरह काम करेगा। अब देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंट में टूट के नए फिर से प्लांट बॉडी बना लेंगे एल्गी की, मतलब फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। Asexual reproduction in most brown algae is by biflagellated zoospore that are pear-shaped and have two unequilaterally attached flagella। ये सबके लिए है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये किसकी वजह से हो रहा है ब्राउन एल्गी में, जूस्पोर की वजह से हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। जूस्पोर में 2 फ्लैजेला पाए जाते हैं, ये भी हमको पता है, क्योंकि जूस्पोर एसेक्सुअल स्पोर होते हैं जो कि मोटाइल होते हैं। बट ये जो इनके बोल सकते हैं कि जो जूस्पोर होंगे ये कैसे होंगे, इस तरीके के होंगे, पियर शेप में होंगे। पियर शेप का मतलब नाशपाती हर किसी ने खाया होगा, ये फल है एक, ये पियर शेप में होंगे। इनमें जो 2 फ्लैजेला होगा अनइक्वल होगा, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, बट वो लेटरल निकलेंगे, मीन्स एक यहाँ है मान लीजिए लॉन्ग, तो दूसरा कैसे होगा शॉर्ट, बस 2 ही होंगे, ठीक है। ये क्या है, गैमिट है। तो याद रखिएगा कि जो एसेक्सुअल स्पोर हैं किसकी वजह से, मतलब इसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है, जो एसेक्सुअल स्पोर कौन है, जूस्पोर है, जो कि बाइफ्लैजिलेटेड है, 2 फ्लैजिला पाया जा रहा, मोटाइल है, बट पियर शेप के हैं। इस तरीके से पियर शेप होता है नाशपाती के जैसा, इस तरीके से इनमें लैटरल साइड से निकले होंगे 2 अनइक्वल फ्लैजिला, 2 ही होंगे, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, जो कि लैटरल से निकले हुए हैं, ठीक है, साइड से, बॉडी के इधर साइड से भी निकल सकते हैं, लैटरल निकले हुए हैं। आगे देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओगैमस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरीके से हो सकते हैं, आइसोगैमस, ओगैमस, एनाइसोगैमस हो सकते हैं। यूनियन ऑफ गैमेट में टेक प्लेस इन वाटर और विद इन द ओगैनियम या ओगैमस स्पीसीज। यूनियन ऑफ गैमेट का मतलब ढेर सारे गैमेट, चाहे मेल गैमेट ही तो पानी में जाएंगे। यहाँ पे जैसे बोल सकते हैं ना कि फीमेल वाला पार्ट अगर मान लीजिए यहाँ है, तो मेल गैमेट क्या होंगे, पानी के थ्रू ही, इस तरीके से पानी के थ्रू कहाँ जाएंगे, ओगैनियम के पास जाएंगे, जो फीमेल का स्ट्रक्चर है वहाँ पे। तो हम बोल सकते हैं कि ढेर सारे जो गैमेट्स हैं, मेल और फीमेल गैमेट अगर फ्यूज़ कर रहे हैं, मिल रहे हैं ओगैनियम में, जो कि ओगैनियम ऐसा पार्ट है फीमेल का जो नॉन मोटाइल है, जो कैसा है, नॉन मोटाइल है, लार्ज है, मिस ओगैमस वाला काम कर रहा है। ओगैमस स्पीसीज में जैसे कि फ्यूकस में हम लोग देखे थे कि जो फ्यूकस में किस तरीके का रिप्रोडक्शन हो रहा था, ओगैमस हो रहा था, कि जो फीमेल है वो कैसी है गैमेट, वो क्या है, लार्ज है, नॉन मोटाइल है, ठीक है, लार्ज है नॉन मोटाइल, लेकिन जो मेल था वो स्मॉल था, मोटाइल था। तो यहाँ पे ओगैमस स्पीसीज में ढेर सारे जो गैमेट्स होंगे पानी के थ्रू, जो फीमेल वाला स्ट्रक्चर है, जो फीमेल के गैमेट है वहाँ जाके मिलेंगे। The gamete are pyriform या pear shape and bear two laterally attached flagella। जो गैमेट्स होंगे वो pear shape के होंगे, इस तरीके से होंगे, pear shape के होंगे, जो lateral से इनके flagella निकला होगा, इस तरीके से, एक छोटा एक बड़ा, बट 2 ही flagella होंगे। और इसी pear shape को हम क्या बोलते हैं, पायरिफॉर्म। चाहे एसेक्सुअल हो या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों में ही जो गैमेट्स होंगे, बोल सकते हैं यहाँ पे तो स्पोर होंगे एसेक्सुअल में, लेकिन जो सेक्सुअल में रिप्रोडक्शन में जो यहाँ पे गैमेट्स होंगे वो भी कैसे होंगे, पियर शेप में होंगे, इनके पास भी फ्लैजिला होगा जो कि लैटरल निकला हुआ इनकी बॉडी से, ठीक है, अनइक्वल होंगे साइज में। द कॉमन फॉर्म आर एक्टोकार्पस, डायोटा, लेमिनेरिया, सरगसम एंड फ्यूकस। जो कॉमन फॉर्म होंगे, मतलब जो कॉमन एग्जाम्पल होंगे किसका, ब्राउन एल्गी का, कौन होगा, एक्टोकार्पस हमने पहले पढ़ा, कैसा है, फिलामेंटस है, सिंपल है, ब्रांच्ड है। डायोटा हो गया, लेमिनेरिया, सरगसम, जो दोनों की स्पीसीज कहाँ खाई जा रही है, एज अ फूड, मरीन, मतलब जो मरीन इन्वायरमेंट है वहाँ पे रहते हैं, एज अ फूड इनको, इनकी स्पीसीज को खाया जा रहा है। फ्यूकस जो कि कैसा रिप्रोडक्शन दिखा रहा है, ओगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दिखा रहा है, ठीक है। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, बट एक बार देख लीजिए, ई एफ, यहाँ पे ई और एफ इस तरीके से याद करिए, ई फॉर एक्टोकार्पस, ठीक है, एफ फॉर फ्यूकस हो गया, और डी एस एल से याद करिए, इससे हो जाएगा डायोटा, एस फॉर सरगसम, और एल फॉर लेमिनेरिया। लेमिनेरिन मत कर देना कभी, लेमिनेरिन क्या, स्टोरेज बॉडी है, लेमिनेरिया क्या है, इसमें मेंबर है फियोफाइसी में, ब्राउन एल्गी में। नेक्स्ट देखते हैं
रोडोफाइसी, जिसे हम कॉमनली रेड एल्गी कहते हैं। द मेंबर ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट आर फाइकोएरिथ्रिन इन देयर बॉडी। जो मेंबर हैं रोडोफाइसी के वो देखने में लाल लाल दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? क्योंकि उनमें जो भी पिगमेंट पाया जाता है रेड कलर का, किसकी वजह से हो रहा है? आर फाइकोएरिथ्रिन की वजह से हो रहा है। इनमें भी क्लोरोफिल ए और डी पाया जाएगा, याद रखिएगा, इनमें जो क्लोरोफिल है ए और डी पाया जाएगा, बट अमाउंट किस पे डिपेंड करेगा, इनका जो बॉडी कलर है किस पे डिपेंड कर रहा है। अगर क्लोरोफिल ए और डी की बात की जाएगी, ऐसा इसलिए बोला जा रहा है कि फोटोसिंथेसिस में काम कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इनका बॉडी कलर बाहर से आप देख के लाल लाल देख रहे हो तो मतलब ये रेड एल्गी है। कैसे पता चलेगा? क्योंकि इनकी बॉडी में ज़्यादा अमाउंट किसका होगा? आर फाइकोएरिथ्रिन में, जिसकी वजह से इनके बॉडी का कलर कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। ऐसे हमने ब्राउन एल्गी में पढ़ा था कि यहाँ पे भी क्लोरोफिल ए और बोल सकते हैं कि सी पाया जा रहा है, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। लेकिन जो इनका कलर है, इनकी बॉडी का जो कलर है ब्राउन कलर जो आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है? ज़ैंथोफिल और बोल सकते ज़ैंथोफिल और फ्यूकोज़ैंथिन की वजह से आ रहा है। ये दोनों के अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है कि ऑलिव ग्रीन है या ब्राउन कलर है, इनके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि जो बॉडी का कलर कैसा है एल्गी का, वो इन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। मेजॉरिटी ऑफ रेड एल्गी आर मरीन विथ अ ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरिया। जो ज़्यादा करके रेड एल्गी होती है वो कैसे होती है? मरीन फॉर्म में होती है, मीन्स समुद्र में ही पाई जाती हैं। इनका ज़्यादा कंसंट्रेशन कहाँ पाया जाता है? फाउंड वार्मर एरिया, जहाँ थोड़ा गर्म हो, ठीक है, वहाँ मतलब सरफेस के पास पाया जाता है, क्योंकि सनलाइट तो वहीं पड़ेगी। अगर डेप्थ पे जाएंगे, मान लीजिए कि कोई सी है तो यहाँ पे ही ज़्यादा पाए जाएंगे, यहाँ पे, ठीक है, वार्मर एरिया में पाए जाएंगे। इस एरिया में कम पाए जाएंगे बट कम पाए जाएंगे। They occur in both well-lighted region close to the surface of water and also the depth जो great depth है in the ocean which relatively little light penetrate। ये दोनों जगह पाए जाएंगे, चाहे ये सरफेस हो, पानी का सरफेस हो, या फिर डेप्थ की बात करें गहराई में, यहाँ दोनों पाए जाएंगे। लेकिन ज़्यादा कंसंट्रेशन यहाँ होगा, सरफेस पे होगा, क्योंकि वार्मर है ये, ठीक है। द रेड थैलाई, हम बात करें रेड एल्गी की, मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर, ठीक है। जो एल्गी हैं, कौन से? रोडोफाइसी के जो मेंबर है रेड एल्गी, वो ज़्यादा करके कैसे? मल्टी सेलुलर है, ठीक है। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ के पास कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। द फूड इज स्टोर एज फ्लोरिडियन स्टार्च, इनका खाना कहाँ स्टोर हो रहा है? फ्लोरिडियन स्टार्च में स्टोर हो रहा है, विच इज़ वेरी सिमिलर टू द अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। जो अमाइलोपेक्टिन है, ग्लाइकोजन है, ठीक है, इनके स्ट्रक्चर से फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर मिलता जुलता है। कैसे? ब्रांचिंग है, कितना बोल सकते हैं कितना बड़ा है, इनके स्ट्रक्चर से मिल रहा है, ठीक है। रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन। तीनों एल्गी हो, चाहे बोल सकते हैं रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी, तीनों में ही अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है तो फ्रेगमेंटेशन से हो रहा है, ठीक है। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये करेंगे तो इस बार जू स्पोर से नहीं करेंगे, इस बार ऐसे स्पोर से करेंगे जो नॉन मोटाइल हो। तो याद रखिएगा कि हमने रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी में देखा कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उस समय किससे हो रहा था? जू स्पोर से हो रहा था, जो कि मोटाइल था। बट रोडोफाइसी में ऐसा नहीं होगा। जो एसेक्सुअल होगा रिप्रोडक्शन, इसमें भी किसकी वजह से होगा? जो नॉन मोटाइल स्पोर होंगे उनसे होगा। एंड सेक्सुअली बाई नॉन मोटाइल गैमेट, अब इनमें भी जो बोल सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पे भी जो मेल और फीमेल गैमेट होंगे वो कैसे होंगे? नॉन मोटाइल होंगे, ठीक है। गैमेट इनमें किसी भी टाइप का, चाहे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है या फिर हम बोल सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। ए सेक्सुअल में तो जो स्पोर होंगे वो नॉन मोटाइल होंगे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमेट होंगे, मेल फीमेल गैमेट होंगे, वो कैसे होंगे? नॉन मोटाइल होंगे। कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं प्रेजेंट होगा। Sexual reproduction is oogamous and accompanied by a complex post fertilization development। ठीक है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? oogamous से होगा। बट oogamous में हमने ये भी देखा था, ये क्राइटेरिया था कि जो मेल वाला होगा वो स्मॉल था, ठीक है, स्मॉल था बट नॉन मोटाइल था। लेकिन जो फीमेल थी वो लार्ज थी, फीमेल, और नॉन मोटाइल थी। लेकिन यहाँ पे ये बोला गया है कि जो भी इसमें सेक्सुअल गैमेट होंगे, जो भी गैमेट्स होंगे, चाहे मेल फीमेल, वो कैसे होंगे? नॉन मोटाइल होंगे। तो इनमें एडवांस लेवल का थोड़ा oogamous रिप्रोडक्शन होता है, जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया तो मैं इसको नहीं बताऊंगी, ठीक है। कॉमन एग्जाम्पल आर पॉलीसिफेनिया, पॉरीफेरा, ग्लिसरेरिया, एंजेलिडम। इनमें 4 एग्जाम्पल है, इसका मैं शॉर्ट ट्रिक देती हूँ, G² P² से याद करिए इनके एग्जाम्पल। G फॉर जेलेडियम हो गया, ग्लिसेरिया हो गया, पॉरीफेरा हो गया और पॉलीसोफेनिया हो गया, ठीक है। जो पॉरीफेरा के जो मेंबर हैं, इनके कुछ स्पीसीज
एज अ फूड कहाँ खाया जा रहा है, मरीन फॉर्म में, ठीक है। ये मरीन में ही होंगे, जो ब्राउन एल्गी हो गए, रेड एल्गी हो गए, मोस्टली ये मरीन फॉर्म के एल्गी हैं। तो चलिए एक बार इनका डायग्राम देख लेते हैं, जो भी एनसीईआरटी में दिया ये फिगर देखिए। ये होंगे ग्रीन एल्गी, ये ब्राउन एल्गी होंगे और ये एग्जाम्पल होंगे रेड एल्गी का, ठीक है। तो ये देखिए ग्रीन एल्गी में यहाँ पे देखिए ये कॉलोनी के फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो ये बड़ी सी कॉलोनी है पेरेंटल कॉलोनी है, लेकिन जो छोटे छोटे यहाँ पे कॉलोनी बन रहे हैं ये कौन है, डॉटर कॉलोनीज हैं। किसका एग्जाम्पल है, ये वॉलवॉक्स का एग्जाम्पल है जो कि ग्रीन एल्गी है। ये देखिए फिलामेंटस स्ट्रक्चर इस तरीके से है, फिलामेंट्स ढेर सारे पाए जा रहे हैं, यूलोथ्रिक्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। यूलोथ्रिक्स का एग्जाम्पल है, दोनों ही कैसे हैं, ग्रीन एल्गी हैं। कॉलोनी अगर बन रही है तो वॉलवॉक्स हो गया, अगर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना फिलामेंटस फॉर्म है, ग्रीन एल्गी है, तो कौन होगा, यूरोथ्रिक्स होगा। स्पाइरोगायरा भी होते हैं फिलामेंटस, बट एग्जाम्पल ये किसका है, यूरोथ्रिक्स का दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है ब्राउन एल्गी में देखते हैं। ये देखिए 3 पार्ट थे ब्राउन एल्गी में, हमने देखा था होल्ड फास्ट, जो सरफेस से पकड़ के रख रहा है, मीन्स रूट लाइक काम कर रहा है। ट्रू रूट तो नहीं है इनमें एल्गी में, लेकिन ये रूट जैसा काम कर रहा है। इस टाइप जो है स्टेम के जैसा काम कर रहा है, नॉट ट्रू स्टेम, ओके। फॉन्ट जो होगा लीफ की तरह काम कर रहा है, जिसके पास क्लोरोफिल है और यही क्या करेगा, खाना बनाएगा, बट नॉट अ ट्रू लीफ। तो ये देखिए होल्ड फास्ट है, स्ट्राइप हो गया, फॉन्ट हो गया। ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है लैमिनेरिया का, इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर। देखिए ये हो गया होल्ड फास्ट, ठीक। स्ट्राइप इसमें नहीं देखिए प्रेजेंट है, इनमें शुरू से ही क्या है, ढेर सारे फॉन्ट निकल चुके हैं। इनमें मिड ड्रिप पाई जा रही है, ताकि जो भी इसने वाटर एब्जॉर्ब किया है या जो भी खाना बनाएगा सीधे अपने होल्ड फास्ट को पास कर देगा। यहाँ पे ढेर सारे एयर ब्लैडर पाए जा रहे हैं, तो ये किसके एग्जाम्पल हैं, फ्यूकस के एग्जाम्पल हैं, जो कि ब्राउन एल्गी है। नेक्स्ट देखते हैं ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए स्ट्राइप है, यहाँ पे कोई होल्ड फास्ट नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे स्ट्राइप नहीं प्रेजेंट था, स्टेम लाइक कुछ नहीं प्रेजेंट था, सीधे लीफ, यहाँ होल्ड फास्ट से ही यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन गया फॉन्ट। लेकिन अगर हम डायोटा की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई होल्ड फास्ट नहीं है, यहाँ पे सीधे स्टेम जैसा बना और सीधे यहाँ पे ढेर सारे फॉन्ट्स बन गए हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस करेंगे, खाना बनाएंगे। तो एग्जाम्पल क्या हो गया, डेक्टियोटा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रेड एल्गी। ये देखिए ये रेड एल्गी है, ठीक है। इसकी बॉडी आप देख के बता ही नहीं सकते कि ये रेड एल्गी है, क्योंकि पूरी तरीके से जैसे लग रहा है कि ये पफ जैसा कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर है पॉरीफेरा का स्ट्रक्चर है, जो कि रेड एल्गी है। और ये मल्टी सेलुलर थैलस, इसका जो थैलस है ये कैसा है, मल्टी सेलुलर है, ढेर सारे सेल से बना हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पॉलीसिफोनिया की, तो ये देखिए ये जैसे स्ट्रक्चर ये प्लांट जैसा लगने लगा है थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे ढेर सारे ब्रांचिंग है, मेन एक्सिस है और यहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसी वजह से इसका नाम रखा गया पॉलीसिफोनिया। सिफोनिया का मतलब होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसका मतलब होता है इस वर्ड का, सिफोनिया का बस इसका मतलब होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसलिए बोला गया कि हर जगह ढेर सारे यहाँ पे ब्रांचेस निकले हुए जो ट्यूब लाइक है, तो ये पॉलीसिफोनिया हो गया। तो एग्जाम्पल के साथ डायग्राम भी देखिएगा कि अगर कॉलोनी है वॉलवॉक्स हो गया, अगर फिलामेंटस फॉर्म है तो ये यूलिथ्रिक्स हो गया, ये ग्रीन एल्गी हो गए, होल्ड फास्ट है, स्ट्राइप है, फॉन्ट, तीनों प्रेजेंट है, तो ये कौन होगा, लैमिनेरिया होगा, ब्राउन एल्गी हो गया। अगर होल्ड फास्ट है, स्टाइप नहीं प्रेजेंट है, ये नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। मिडरिप है, वहाँ पे फ्रॉन्ट है, एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, हवा पास करने के लिए प्रेजेंट है, बायंसी जो क्रिएट होगा उसको रोकने के लिए जो प्रेजेंट है, ये किसके में होगा, फ्यूकस में होगा। अगर हम बात करते हैं डिक्टियोटा में, वहाँ पे होल्ड फास्ट नहीं प्रेजेंट है, स्टाइप प्रेजेंट है और फ्रॉन्ट प्रेजेंट है, ठीक है। पॉरीफेरा में देखेंगे कि वो पूरा थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, मल्टी सेलुलर, रेड एल्गी है, ये फॉन्ट है ये इसका, जिससे वो खाना बना रही है, फोटोसिंथेसिस कर रही है। पॉलीसिफोनिया जो है, यहाँ पे ढेर सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं, यहाँ पे मेन एक्सिस है, ढेर सारे ब्रांचेस हैं, तो ये पॉलीसिफोनिया जो कि रेड एल्गी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये जो आगे बॉक्स लिखा गया है इसमें देखते हैं यहाँ पे डिवीजन ऑफ एल्गी एंड दियर मेन कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे जो डिवीजन किया गया एल्गी का, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर लिया गया है और इनमें जो मेन कैरेक्टर कौन होगा, पिगमेंट होगा। इसके अकॉर्डिंग एल्गी को 3 क्लासेस में डिवाइड किए गए हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी को हम लोग ग्रीन एल्गी कहते हैं, फियोफाइसी को हम लोग ब्राउन एल्गी कहते हैं, रोडोफाइसी को हम लोग रेड एल्गी कहते हैं। अब देखते हैं जो मेजर पिगमेंट कौन कौन सा है। क्लोरोफाइसी है, इनको हम ग्रीन एल्गी कहेंगे। जो पिगमेंट है क्लोरोफिल ए और बी पाया जाएगा। खाना जो स्टोर होगा स्टार्च के फॉर्म में होगा, ठीक है। सेल वॉल जो होगा सेलुलोज का बना होगा, अंदर की तरफ सेलुलोज है, बाहर की तरफ पेक्टिन का बना होगा, जो कि लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। फ्लैजेलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ इनर्सिएशन, मतलब कि कितने फ्लैजेला पाए जाएंगे, उनकी पोजीशन क्या है। इनमें 2 से लेके 8 तक फ्लैजेला पाए जाएंगे, 2 to 8 तक, बट इक्वल होंगे, एपिकल होंगे। मतलब इनका अगर ये मान लीजिए कोई गैमेट है तो जो फ्लैजेला होगा ये यहाँ एपिकल से निकला होगा, यहाँ पे एपिक्स वाले पार्ट से निकला होगा। 2 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, मतलब
2 से लेके 8 तक हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, ये वेरी करेंगे। बट ये एपिकल वाले पार्ट से ही निकले होंगे जो कि इक्वल होंगे, सेम साइज के होंगे। इनका हैबिटेट कहाँ है? फ्रेश वाटर में भी पाए जाएंगे, ब्रैकिश वाटर में भी पाए जाएंगे, साल्टी वाटर में पाए जाएंगे। ब्रैकिश वाटर का मतलब ये होता है कि जहाँ फ्रेश वाटर और थोड़ा सा सॉल्ट वाटर मिले, मतलब कि सरगम ये शब्द है जहाँ पे नदियाँ मिलती हैं समुद्र से, ठीक है। अगर कोई रिवर है वो जाके सी से मिल रही है तो वो जो एरिया जहाँ पे मिलन हो रहा है उसी को हम लोग कहते हैं ब्रैकिश वाटर। यहाँ फ्रेश वाटर कहाँ कौन लेके आ रहा है? रिवर लेके आ रहा है। और जो समुद्र का पानी है जहाँ पे वो मिल रहे हैं वो ब्रैकिश वाटर है, ठीक है। फ्यूओफाइसी की बात करते हैं, ब्राउन रंग की। जो मेन पिगमेंट है क्लोरोफिल ए और सी पाए जाएंगे। उसके अलावा फ्यूकोजैंथिन जिसकी वजह से उनकी बॉडी का जो कलर होगा वो वेरी करेगा, कितना ब्राउन है, कितना बोल सकते हैं लाइट ग्रीन है, उस पर डिपेंड करेगा। इनका जो स्टोरेज फूड है वो किस फॉर्म में होगा? मैनिटॉल और लैमिनिन के फॉर्म में होगा, ये इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल जो किससे बना हुआ? सेलुलोज से बना हुआ। ऊपर जो होगा जेली लाइक स्ट्रक्चर होगा जो कवर किया होगा वो कौन होगा? एल्जिन होगा। फ्लैजला भी इनमें 2 पाए जाते हैं, सिर्फ 2 फ्लैजला होंगे जो कि अनइक्वल होंगे और लैटरल होंगे। इनका जो बोल सकते हैं कि अगर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर हम बता रहे हैं कि जूस्पोर की बात, तो वो कैसा होगा? पीयर शेप का होगा। इस तरीके से फ्लैजला छोटा बड़ा निकला होगा, बट 2 होगा लैटरल साइड से। अगर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो जो मेल और फीमेल की जो गैमेट होगी इस तरीके से पीयर लाइक शेप स्ट्रक्चर होगा इस तरीके से। और यहाँ से फ्लैजला जो होगा लैटरल निकला होगा, एक छोटा एक बड़ा होगा, बस 2 ही होंगे। और इसी पीयर शेप को क्या बोलते हैं? पायरिफॉर्म बोलते हैं। हैबिटेट क्या है? फ्रेश वाटर में बहुत कम पाए जाएंगे, ब्रैकिश वाटर साल्टी वाटर में पाए जाएंगे। रोडोफाइसी जिसे हम रेड एल्गी कहते हैं, इसमें क्लोरोफिल ए और डी पाया जाता है। और आर फाइकोएरिथ्रिन की वजह से ये बाहर से आप इनको देख के लाल लाल रेड एल्गी कह सकते हैं। मतलब जो रेड पिगमेंट है ये किस पे डिपेंड है? आर फाइकोएरिथ्रिन पे प्रेजेंट है। बाकी ये जो क्लोरोफिल ए और डी है ये सब फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। जो खाना स्टोर किस फॉर्म में करें? फ्लोरेगेन स्टार्च, जो जिसका सेम स्ट्रक्चर अगर हम बता सकते हैं ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन की तरह है। ग्लाइकोजन हमारी ही बॉडी का स्ट्रक्चर है, मतलब कि हम जब खाना स्टोर किस फॉर्म में करते हैं? ग्लाइकोजन की फॉर्म में करते हैं। तो उसी का स्ट्रक्चर इसका भी है, मतलब सेम सिमिलर स्ट्रक्चर है। सेल वॉल की बात करते हैं, सेलुलोज से बने हुए पेक्टिन, इसके अलावा पॉलीसल्फेट ईस्टर के भी बने हुए हैं, मतलब तीनों का कॉम्बिनेशन से ये बने हुए हैं रोडोफाइसी के मेंबर का सेल वॉल। फ्लैजला इनमें नहीं होगा। अगर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो ऐसे स्पोर से करेंगे जिसके पास कोई फ्लैजला नहीं है, मीन्स नॉन मोटाइल स्पोर से करेंगे। अगर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी कर रहे हैं तो वो गैमेट्स वाला ही बोल सकते हैं यहाँ पे गैमेट बनाएंगे, बट ये थोड़ा एडवांस लेवल पे होगा। जो मेल वाला भी होगा वो भी कैसा होगा? नॉन मोटाइल होगा। हैबिटेट देखते हैं कि फ्रेश वाटर में बहुत कम कुछ ही पाए जाएंगे, ब्रैकिश वाटर में ज़्यादा करके साल्टी वाटर में पाए जाएंगे मोस्ट, ठीक है। सरफेस पे भी रहेंगे और डेप्थ में भी। अगर आप समुद्र की गहराई में जाके देखेंगे तो आपको लाल एल्गी ही दिखेंगे, रेड एल्गी। तो ये बहुत सारे यहाँ पे देखिए ढेर सारे डिफरेंट के फीचर्स हैं। और यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, स्ट्रक्चर भी देखिएगा, एग्जाम्पल भी देखिएगा। एल्गी वाला पार्ट खत्म हो चुका है। कल से हम लोग ब्रायोफाइट्स स्टार्ट करेंगे। अगर आपको किसी भी लाइन में कहीं पे भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। आप एनसीईआरटी पढ़िएगा खुद से, हर एक डायग्राम, हर एक बॉक्स में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं आप उसको लर्न करने की कोशिश करिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि क्लोरोफिल ए और बी जो है क्लोरोफाइसी में पाया जा रहा है, तो फिर क्या फ्यूओफाइसी में ए बी है या ए सी है, ए डी, ऐसे कन्फ्यूज़न है। तो याद रखिएगा कि जो क्लोरोफिल ए है यूनिवर्सल है, सब में पाया जाएगा, चाहे क्लोरोफाइसी हो, फियोफाइसी हो, रोडोफाइसी हो, सब में पाया जा रहा है। खेला कहाँ से होगा? बी सी डी, सीधी सी बात है, सीक्वेंस में याद करेंगे। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, सब में क्या है? क्लोरोफिल ए कॉमन है, सिमिलर है सब में। तो इसमें क्लोरोफिल बी भी पाया जाएगा, इसमें सी, इसमें डी, में सीक्वेंस में। और सबका याद रखिएगा कि सेल वॉल किसका बना? सबका सेलुलोज से बना हुआ कॉमन है, ठीक है। सेलुलोज इनमें इनर था अगर आप एनसीईआरटी की लाइन पढ़ेंगे, और बाहर पेक्टिन या पेक्टोज से बना हुआ है। इसमें सेलुलोज है, उसके ऊपर एक बोल सकते हैं कवरिंग है, जेनेटिसिस कवरिंग है जिसको एल्जिन बोला गया है। और यहाँ पे सेलुलोज है, पेक्टिन है, यहाँ पे पॉलीसल्फेट जो लिखा गया है ईस्टर, ये अलग से दिया, इसको लर्न करिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट फ्लैजला है। फ्लैजला जो है 2 से 8 है, इक्वल है, एपिकल है। 2 से 8 रहेंगे नंबर में, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4, 5, 6, 7, 8 तक हो सकते हैं, बट एपेक्स से निकले हुए रहेंगे, इक्वल होंगे। क्लोरोफाइसी में होगा। रोडोफाइसी में कोई भी फ्लैजला नहीं पाया जाए। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो बोल सकते हैं कि ऐसे स्पोर से करेंगे जो नॉन मोटाइल होंगे, जिनके पास कोई फ्लैजला नहीं पाया जाएगा। अगर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी ये कर रहे हैं
तो इनमें एडवांस लेवल का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ओगैमस में, कोई मोटाइल यहाँ पे गैमेट इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन अगर फियोफाइसी की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे 2 ही फ्लैजला पाया जाएगा जो कि अनइक्वल होगा, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, बट लैटरल बॉडी के साइड से निकला होगा, ठीक है, लैटरल पार्ट से निकला होगा। और जो इनका बोल सकते हैं जो गैमेट है वो पीयर शेप का है, इस तरीके का है, पीयर शेप का, एक छोटा एक बड़ा फ्लैजला साइड से निकला होगा, इसी को हम बोलते हैं पाइलिफॉर्म। आप ये सब याद करके आइएगा। एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्राउन एल्गी, नॉट अ रेड एल्गी। इनमें से आपको देखना रहेगा कि जो भी 4 ऑप्शन दिए रहेंगे उनमें से आपको डिफ्रेंशिएट करना रहेगा, उनमें से फाइंड आउट करना रहेगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल, कैरेक्टरिस्टिक सब कुछ लर्न करके आइएगा। अगर आपको किसी भी लाइन में कहीं पे भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। बाकी हम लोग कल स्टार्ट करेंगे ब्रायोफाइट्स, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।